एमडीकेड में जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। और इस पोर्शन का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है, सवालों को समझना है और उनको अपनी लॉजिक इस्तेमाल करके, थिंकिंग इस्तेमाल करके उन सवालों को हल करना है। लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें 6 मेन टॉपिक्स हैं। अब इन मेन टॉपिक्स को हम यहाँ पे इस लेक्चर में एक ओवरव्यू लेंगे, उनका सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, उन मेन पॉइंट्स का, मेन टॉपिक्स का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। और बाद वाले लेक्चर्स में, इस सीरीज में जो बाद में जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम हर टॉपिक को अलग अलग समझेंगे, हर टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और पास पेपर से उन टॉपिक से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम इन 6 मेन टॉपिक्स का एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये 6 मेन टॉपिक्स क्या हैं और इसमें क्या क्या आ सकता है। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो टोटल 6 टॉपिक्स हैं वो टोटली 6 टॉपिक्स ये हैं। लेटर्स एंड सिंबल सीरीज है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, लॉजिकल डिडक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है और क्रिटिकल थिंकिंग है। अब इन 6 टॉपिक्स को अलग अलग से हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये 6 टॉपिक्स उसमें क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले है लेटर्स एंड सिंबल सीरीज। लेटर्स एंड सिंबल सीरीज में हमें अल्फाबेटिकल लेटर्स या नंबर्स या दोनों को मिक्सचर बना के कोई एक पैटर्न दिया गया होता है। उस पैटर्न में खास कोई एक सीक्वेंस या कोई रूल रखा गया होता है। उस रूल या उस पैटर्न को डिकोड करके हमें सीरीज को फिल करना होता है, सीरीज को पूरा करना होता है, या बीच में कोई ब्लैंक हो तो ब्लैंक को फिल करना होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लें, इसमें यहाँ पे एक सीरीज गिवन है ACFJO। अब इस सीरीज पे थोड़ा ध्यान दें कि इन दो जो पहले लेटर्स गिवन है इसमें एक लेटर मिसिंग है, बी मिसिंग है। उसके बाद सी और एफ के बीच में दो लेटर्स मिसिंग है, डी और ई। एफ और जे के बीच में 3 लेटर्स मिसिंग है। एफ के बाद आएगा GHI। और जे और ओ के बीच में 4 लेटर्स मिसिंग है, KLMN। तो इस सीक्वेंस को डिकोड करके हमें ये अंदाजा हुआ कि ओ के बाद 5 लेटर्स मिसिंग होंगे। तो ओ के बाद 5 लेटर्स अगर हम मिसिंग करें तो वो होंगे PQRST। टी तक लेटर्स मिसिंग होंगे। उसके बाद जो आएगा यू, मतलब इस पे जो सही आंसर होगा इसका बी होगा। इस तरह से हमने एक सीरीज को डिकोड किया, सीरीज पे कोई लॉजिक या पैटर्न ढूंढ के नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड किया। एक और एग्जांपल इस पे देख लें। इस सीरीज में देखिए पैटर्न हमारे पास गिवन है SCDTEFUGH और बीच में ये एक ब्लैंक है, उसके बाद WKL है। तो सीरीज को थोड़ा ध्यान दें कि जो सीरीज में कॉम्बिनेशन में, हर कॉम्बिनेशन में पहला लेटर जो है वो एक पैटर्न के तहत बना हुआ है, STU। तो यहाँ पे आएगा V के बाद आएगा W। मतलब ये एक सीरीज में, एक अल्फाबेटिकल सीरीज में पहला जो लेटर है वो सीरीज में है STUV। V के बाद आएगा W। इस ब्लैंक के हिसाब से V होना चाहिए। उसके बाद है CDEFGHIJKL। अब देखें ये दो लेटर्स जो है वो सीरीज में, CD यहाँ पे है, EF यहाँ पे, GH यहाँ पे। उसके बाद GH के बाद आएगा IJ के बाद आएगा KL। तो ये भी एक सीरीज बनी हुई है अल्फाबेटिकल लेटर्स की। तो इसका जवाब होगा VIJ जो हमारे पास C में है। तो इन दोनों सीरीज में आपने नोट किया कि कोई पैटर्न गिवन था हमारे पास, पैटर्न को हमने डिकोड किया और ब्लैंक को हमने फिल किया। ये होता है लेटर्स इन सिंबल सीरीज। उसके बाद जो सिलेबस में दूसरा टॉपिक है वो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है? लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर ब्रेन पजल्स। ये नोट करें कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर ब्रेन पजल्स वेयर यू यूज क्लूज एंड केयरफुल थिंकिंग टू फाइंड द करेक्ट आंसर। अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती है, एक पजल की तरह गिवन होती है इंफॉर्मेशन, जिसको हमने लॉजिक यूज करके, थिंकिंग यूज करके क्लूज फाइंड करने होते हैं और करेक्ट आंसर फाइंड करना होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लें, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, अ पिजन इज अ बर्ड, सो वी कंक्लूड अ पिजन कैन फ्लाई। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, दूसरी इंफॉर्मेशन है अ पिजन इज अ बर्ड। अब देखिए जबकि पिजन बर्ड है और बर्ड फ्लाई कर सकता है तो इसका मतलब है पिजन भी फ्लाई कर सकता है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमने क्लूज को मैच किया, दोनों को कंबाइन किया और ये कंक्लूजन हमने निकाला कि पिजन कैन फ्लाई। भी यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, ऑल मेन आर हार्ड वर्किंग, सम मेन आर किंग्स। अब ये दो कंक्लूजन हमारे पास गिवन है।
अब ये दो कंक्लूजन जरूरी नहीं कि सही हो, ये हमारे पास गिवन है, इन दोनों में से हमने फाइंड करना है कि कौन सा सही है या कोई भी सही नहीं है या दोनों सही है, ये हमने फाइंड करना होता है। अब देखें पहला कंक्लूजन है ऑल मेन आर किंग्स, जबकि ऊपर दूसरे नंबर स्टेटमेंट में गिवन है सम मेन आर किंग्स, तो ये स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन कंट्राडिक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नंबर वन जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत है। नंबर टू कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर हार्ड वर्किंग, सम मेन आर किंग्स, मतलब सारे जो किंग्स हैं वो मेन है और सारे जो मेन है वो हार्ड वर्किंग है, तो इसका मतलब है सारे जो किंग्स होंगे वो भी हार्ड वर्किंग होंगे, तो ये कंक्लूजन नंबर टू जो है वो बिल्कुल सही है। इस कंक्लूजन को यूज करके हमने आंसर देना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। हमने अपनी लॉजिक अपनी थिंकिंग इस्तेमाल करके ये निकाला है कि स्टेटमेंट टू जो है वो सही है, स्टेटमेंट वन गलत है, इसका मतलब ये बी आंसर होगा। ये इस तरह के होते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स। आगे चल के जब हम हर टॉपिक को अलग अलग कवर करेंगे, हर टॉपिक में से अलग अलग हम एमसीक्यूज भी देखेंगे और लास्ट ईयर या उससे पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे मुख्तलिफ एमडीकेट में, सिंध में, पंजाब में, केपीके में या आगा खान में, जहां पे भी एमडीकेट में लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे हर टॉपिक के अलग अलग। फिलहाल हम हर टॉपिक का सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद जो टॉपिक है लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन में हम क्या करते हैं कि कोई हमारे पास पैसेज या इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उस पैसेज को रीड करके हम कोई लॉजिक लगा के या कोई थिंकिंग यूज करके हमने जो ऑप्शंस गिवन होते हैं ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो सिंपली लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग टू रीच द राइट आंसर। एक सिंपल क्वेश्चन लॉजिकल डिडक्शन में देख लें, 3 स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड आर पार्टिसिपेटिंग इन 100 मीटर रेस। If x is faster than y and z runs faster than x, then who will win? अब देखें एक इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास x, y और z के हिसाब से कि वो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि x जो है वो y से तेज भागता है और z जो है वो x से तेज भागता है, तो रेस कौन जीतेगा। अब देखें इसमें हमने नोट किया कि z इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन y, तो सबसे ज्यादा जो तेज दौड़ेगा वो जाहिर सी बात है z दौड़ेगा, तो वो z ही जीतेगा, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन गिवन थी हमारे पास, कोई पैसेज गिवन था, पैसेज में से हमने इंफॉर्मेशन को डिकोड किया, लॉजिक लगा के कोई थिंकिंग यूज करके हमने आंसर निकाला कि जेड ये रेस जीतेगा। इस तरह के होते हैं लॉजिकल डिडक्शन के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस, और इससे मजीद न्यूमेरिकल हम करेंगे जब हम लॉजिकल डिडक्शन को अलग से हम स्टडी करेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से डिसीजन लेने चाहिए ताकि हमारा मसला हल हो सके या सिचुएशन बेहतर हो सके। कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे पास क्या होता है कि कोई हमारे पास एक प्रॉब्लम या सिचुएशन गिवन होती है, उस प्रॉब्लम के कोई एक्शंस सजेस्ट किए गए होते हैं, उन सजेस्टेड एक्शंस में से हमने अपनी लॉजिक या अपनी थिंकिंग यूज करके देखना होता है कि कौन सा एक्शन सही है सिचुएशन या प्रॉब्लम के हिसाब से, कौन सा गलत है। सिंपल क्वेश्चन इसका एक देख लें कि यहाँ पे एक सिचुएशन गिवन है कि पावर सप्लाई ऑन एक्स इज टेरिबली पुअर, मतलब कोई स्टेट है, एक्स स्टेट है, वहां पे जो बिजली की सप्लाई है वो बहुत ही खराब है। अब यहाँ पे दो कोर्सेज ऑफ एक्शन हमारे पास सजेस्ट किए गए हैं। नंबर वन जो एक्शन है वो है कि वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, मतलब वापडा को बिजली की चोरी के हिसाब से कोई सख्त एक्शन और फौरी एक्शन कोई लेना चाहिए। दूसरा जो एक्शन है वो है द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, मतलब गवर्नमेंट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने की जरूरत है। अब देखें हमारे पास दो कोर्सेज ऑफ एक्शंस गिवन है और स्टेटमेंट भी गिवन है, मतलब सिचुएशन गिवन है, प्रॉब्लम गिवन है। उस प्रॉब्लम और कोर्सेज ऑफ एक्शन को देख के हमें ये ढूंढना है कि कौन सा एक्शन सही है या कौन सा सही नहीं है सिचुएशन के या प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नंबर वन सही है तो वो उसमें आप ए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नंबर टू सही है तो उसमें आप बी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोनों में से कोई भी एक करेंगे तो मसला हल हो जाएगा तो आप सी सिलेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि दोनों ही एक्शंस जो है गलत है तो आप डी सिलेक्ट करें।
अगर आपको लगता है कि दोनों एट ए टाइम कोर्सेज ऑफ एक्शन लेने चाहिए तभी मसला हल होगा, तो आप ई सिलेक्ट करें। अब देखिए, सिर्फ अगर हम पावर थेफ्ट पे कंट्रोल करें और बिजली मुहैया ना करें, बिजली सप्लाई ना करें, मोर पावर जनरेट ना करें, तो भी मसला हल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ऑप्शन 1 से मसला हल नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अगर हम सिर्फ 2 को देखें, बिजली की चोरी पे कोई भी काम ना करें, ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोवाइड करें, तभी मसला हल नहीं होगा, इसका मतलब ये बी भी गलत है। अगर दोनों में से कोई एक लेना है तो भी मसला हल नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक मसला हल नहीं कर सकता, मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। अगर दोनों नहीं करेंगे तो मसला हल ही नहीं होगा, उसका मतलब है ऑप्शन डी भी गलत है। अब दोनों एक्शन हमने करने हैं, मतलब अपनी थिंकिंग, अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करके हमने ये कंक्लूजन निकाला कि बिजली की चोरी पे भी कंट्रोल करना है और गवर्नमेंट को ज्यादा बिजली पैदा करने की भी जरूरत है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन ई है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कोई एक चीज दूसरी चीज को कैसे असरअंदाज कर सकती है। कॉज का मतलब होता है रीजन व्हाई समथिंग हैपेंस, और इफेक्ट का मतलब होता है व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट, किसी के होने से किसी चीज पे क्या असर होता है। काज एक रीजन होता है, इफेक्ट उसका असर होता है। काज एंड इफेक्ट का जो बेसिकली मतलब होता है, कॉज एंड इफेक्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, वो होता है व्हाट हैपेंड एंड व्हाई डिड इट हैपन, मतलब क्या हुआ और ये क्यों हुआ, ये हम ढूंढते हैं कॉज एंड इफेक्ट में। एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, इट रेन्ड द ग्राउंड गॉट वेट। अब देखिए, द ग्राउंड गॉट वेट, अब थोड़ा आप लॉजिक यूज करें या अपनी थिंकिंग यूज करें, तो ग्राउंड के गीला होना ये एक इफेक्ट है। और ये इफेक्ट क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ कि बारिश हुई है, इट रेन्ड, मतलब ये रेन्ड जो है वो कॉज है और ग्राउंड का गीला होना वो एक इफेक्ट है। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट। इस पे एक सिंपल क्वेश्चन देख लें, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of people of the average income group has been rising since the last 2 years. नंबर 2 स्टेटमेंट है, द पाकिस्तान इकोनॉमी हैज बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। स्टेटमेंट 1 का मतलब है कि लास्ट 2 इयर्स में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हुआ है, हाई हुआ है। नंबर 2 स्टेटमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक वाज़ेह एक ग्रोथ देखी गई है। इन दोनों स्टेटमेंट को आप थोड़ा गौर करें, थोड़ा आपको अपना अक्ल इस्तेमाल करनी है, अपनी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कॉज है या कौन सा इफेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों कॉजेज भी हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक इफेक्ट या एक कॉज भी हो सकता है। अब देखिए, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये सारी कंडीशंस हमें खुद अपने स्टेटमेंट पढ़ के अपनी लॉजिक इस्तेमाल करके ये सारे स्टेटमेंट को कंक्लूड करना होता है कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दें इस पे कि इकोनॉमी के ग्रो होने की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी मुल्क तरक्की करता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। तो नंबर 2 जो स्टेटमेंट है वो कॉज है, नंबर 1 जो स्टेटमेंट है वो इफेक्ट है। इससे हमने ये कंक्लूड किया। अब देखें, ए ऑप्शन है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट है। ये हमने ऊपर कंक्लूड किया है कि ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट 2 कॉज है, स्टेटमेंट 1 जो है वो इफेक्ट है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। और सी ऑप्शन को अगर हम पढ़ के देख लें तो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब देखिए, इंडिपेंडेंट कॉजेज का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, रिलेट नहीं करते, पर ये दोनों रिलेट करते हैं क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना कंट्री के इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। तो मतलब नंबर 1 जो स्टेटमेंट है वो नंबर 2 पे डिपेंड करता है, नंबर 2 से रिलेट करता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब सी ऑप्शन जो है वहां पे गलत है। डी ऑप्शन में भी कह रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है, दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है। ई स्टेटमेंट में गिवन है, ई ऑप्शन में हमारे पास गिवन है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, मतलब ये दोनों अलग अलग बता रहा है कि अलग अलग कॉजेज है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये बी ऑप्शन हमारा सही है कि नंबर 1 जो स्टेटमेंट है वो इफेक्ट है और नंबर 2 जो है वो कॉज है। इस तरह से होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स। आगे चल के हम जब कॉज एंड इफेक्ट का अलग से हम
टॉपिक सॉल्व करेंगे तो उसमें हम मजीद न्यूमेरिकल्स, मजीद एमसीक्यूज या पास्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी लॉजिक यूज करके ट्रूथ और फॉल्सहुड को अलग अलग करते हैं। मतलब हम अपनी थिंकिंग, अपनी लॉजिक यूज करके सही और गलत को अलग अलग करते हैं, या रीजनेबल और अनरीजनेबल को अलग अलग करते हैं। रीजनेबल का मतलब होता है किसी के होने का कोई सबब हो या कोई सेंस हो। अनरीजनेबल का मतलब होता है किसी के होने का कोई भी सबब ना हो या कोई भी सेंस ना हो। ये होता है रीजनेबल या अनरीजनेबल। अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का यही प्रोसेस होता है कि हमें ढूंढना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, या डज दिस मेक सेंस और नॉट, क्या किसी चीज के होने का कोई तुक बनता है, कोई लॉजिक बनती है या नहीं बनती। सिंपल हमें क्रिटिकल थिंकिंग में ये करना होता है। इस पे एक सिंपल क्वेश्चन देख लें। अहमद्स कंपनी हैज बीन सक्सेसफुल फॉर पास्ट 5 years। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अहमद की कंपनी लास्ट 5 years में एक सक्सेसफुल कंपनी बनी है और प्रॉफिट्स में हर साल इजाफा हो रहा है, और 2018 में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ था। उसको सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने अपने स्टाफ को एक 5-स्टार रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, ट्रीट दी उनको। अब ये कंक्लूजन्स हमारे पास गिवन है। इन कंक्लूजन्स को हमने देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन सा रीजनेबल है, कौन सा रीजनेबल नहीं है। नंबर 1 है अहमद इज रिच। अब देखें ऊपर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, सिर्फ हमें उसको उसके बेसिस पे हमने उस कंक्लूजन्स को जज करना है। अब देखिए अहमद की कंपनी सक्सेसफुल तो बनी है, पर यहाँ पे कहीं पे क्लियर कट एग्जांपल नहीं दिया गया कि अहमद वाकई रिच है भी या नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि अहमद की कंपनी सक्सेसफुल है। मतलब ये जो कंक्लूजन है वो रीजनेबल नहीं है, ये सही नहीं है। इसका कोई भी बेसिस नहीं है हमारे पास, क्लियर कट एग्जांपल नहीं है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। नंबर 2 जो एग्जांपल है, अहमद स्टाफ आर हैप्पी। अब देखिए अहमद ने अपने स्टाफ को ट्रीट दी है, खाना खिलाया है इनको, पर यहाँ पे क्लियर कट ये नहीं बताया गया कि वाकई उनका स्टाफ अहमद से खुश है या नहीं है। तो ये नंबर 2 कंक्लूजन है वो भी गलत है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनवैलिड है। नंबर 3 एग्जांपल है अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017। अब देखें लास्ट 5 years में सक्सेसफुल है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी सक्सेसफुल है। और 2018 में भी उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो 2017 में भी जाहिर सी बात है उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करके, लॉजिक यूज करके कंक्लूजन्स को देखा कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अगले लेक्चर में हम हर टॉपिक को अलग अलग से स्टडी करेंगे, उन पे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे। एमडीकेट के, सिंध के, पंजाब के, केपी के सारे हम एमडीकेट के पास पेपर सॉल्व करेंगे, और हम पूरा सिलेबस इसी तरीके से कवर करेंगे।